हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती वीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर। बीएससी पार्ट 3 की क्लास है, केमिस्ट्री, पेपर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ये चैप्टर हमारा चल रहा है। इससे पहले की क्लास में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस के कुछ 3 बिंदुओं पे हमने पढ़ा था, जिसमें पहला था संक्रमण धातु यौगिकों के रंगीन विलयन, और दूसरा था इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और थर्ड था मैग्नेटिक एंड ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसके बारे में वीबीटी क्या कहता है और क्या इसकी लिमिटेशंस है, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम इसके अन्य जो 3 या जो मुख्य बिंदु है उन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे। जिसमें पहला है समान ज्यामिति के संकुलों में भिन्न भिन्न संकरण, ऐसा क्यों होता है, और वीबीटी इसके बारे में क्या कहता है और क्या इसकी लिमिटेशन है। उसके बाद पढ़ेंगे हम डिफॉर्मेशन इन ज्योमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है कॉपर सेकंड के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी, और लास्ट में होगा धातु कक्षकों को अत्यधिक महत्व। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारा डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशंस इन द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सेम ज्योमेट्री। किसी धातु आयन के भिन्न भिन्न चुंबकीय गुणों की व्याख्या के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कभी आंतरिक n-1 डी कक्षक तथा कभी बाह्य n डी कक्षकों का संकरण के लिए उपयोग किया जाता है। यह आपने अच्छे से पढ़ा है कि दोनों प्रकार के आंतरिक n-1 डी कक्षक तथा बाह्य n डी कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए किया जाता है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऐसा किसी भी कारण पर कोई प्रकाश नहीं डालती है जिससे यह पता चल सके कि समान ज्यामिति के 2 कॉम्प्लेक्सेस में यदि किसी सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीकरण अवस्था तथा उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या समान होती है, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि संकरण में भिन्न भिन्न प्रकार के डी कक्षकों का उपयोग किया जाता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये तो कहती है कि संकरण में या तो आंतरिक डी कक्षकों का उपयोग होगा या बाह्य डी कक्षकों का उपयोग होगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है इस बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ भी व्याख्या करने में असफल रही या असमर्थ रही है। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं सामने इस शीट पर। आयरन के 2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, पहला है FeH2O6 2+ एंड दूसरा है FeCN6 4 नेगेटिव, हेक्सा एक्वो आयरन कॉम्प्लेक्स तथा हेक्सा साइनो आयरन कॉम्प्लेक्स। अब दोनों में ही जो संकरण का प्रकार है, हेक्सा एक्वो कॉम्प्लेक्स में sp3d2 संकरण पाया जाता है, जबकि हेक्सा साइनो कॉम्प्लेक्स में यह है d2sp3 संकरण पाया जाता है। अब इन संकरण के प्रकार को समझने के लिए तथा दोनों प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स है किसके अंदर n-1 डी कक्षकों का संकरण में उपयोग है तथा किसके अंदर n डी कक्षकों का संकरण में उपयोग है, इसको समझने के लिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना आवश्यक है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखें Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D कक्षक 4s 4p और 4d कक्षक यहाँ दर्शाए गए हैं, जिसमें आप देखते हैं कि 3D कक्षक में जो आयरन का जो D6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो, जिसमें एक डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन युग्म तथा बाकी जो 4 डी कक्षक है उनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब हेक्सा एक्वो जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें आप देखें कि 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम व्यवस्था इसमें रहती है, और 4s 1 3 4p
और 2 4D कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। और संकरण का प्रकार कौन सा है? sp3d2 संकरण। यानी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो संकरण है उसमें ND कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं और 6 sp3d2 संकरित कक्षकों का निर्माण होता है और H2O लिगैंड इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। दूसरी तरफ हेक्सासाइनो कॉम्प्लेक्स में आप देखें तो ये स्थिति थोड़ी सी इससे अलग हो जाती है। जो 3D कक्षक हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन का युग्मनीकरण हो जाता है, कपलिंग हो जाती है और कपलिंग के पश्चात जो 2 3D कक्षक संकरण के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। यानी यहाँ इस एग्जाम्पल के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर N-1D कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं। तो 3D के 2 D कक्षक, एक 4s तथा 3 4p कक्षक D2sp3 संकरण में भाग लेते हैं, संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं और Cn नेगेटिव लिगैंड के साथ ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के हेक्सासाइनो आयरन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। अब यहाँ इन दोनों एग्जाम्पल में देखा कि एक में ND कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं जबकि दूसरे के अंदर N-1D कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा एक जो बेसिक डिफरेंस दोनों में है वो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स में आप देखें तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वहाँ पर उपस्थिति है, इसलिए ये अनुचुंबकीय व्यवहार का प्रदर्शन करता है। जबकि हेक्सासाइनो कॉम्प्लेक्स में देखें तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं है, अतः यह प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शन करता है। अब VBT ये समझाने में तो सफल रही है कि N-1 या ND कक्षकों का उपयोग होता है और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी समझाने में ये सफल रहा है, लेकिन ऐसा क्यों होता है इसमें किसी प्रकार की कोई व्याख्या VBT के द्वारा नहीं की जाती है। तो यहाँ इसकी ये एक सीमा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिफॉर्मेशन इन ज्योमेट्री यानी ज्यामिति में विकृति। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार किसी भी लिगेंड्स के साथ बंध बनाने से पूर्व सभी जो मेटल्स होते हैं वो उनके संकर कक्षक समान होते हैं। जैसा कि किसी भी आप हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते हैं तो बनने वाले संकर कक्षक समान आकृति के तथा समान ऊर्जा स्तर के होते हैं। अतः एक ही प्रकार की लिगेंड से निर्मित संकुल कैसे भी हो सकते हैं, ML6 टाइप या ML4 टाइप, पूर्णतः सममित ज्यामिति के होने चाहिए। यानी उनके अंदर जो मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस है वो समान होना चाहिए, उसी में किसी भी प्रकार की कोई विकृति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ मेटल कॉम्प्लेक्सेस इस प्रकार के हैं जिनमें इस प्रकार की स्थिति नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल है आपके सामने, वो है कॉपर का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हेक्सा एक्वो कॉपर कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर जो 4 H2O लिगेंड है वो तो कॉपर आयन से समान दूरी पर स्थित होते हैं और एक वर्ग के 4 कोनों पर स्थित उनको माना जाता है, जबकि 2 जो H2O लिगेंड होते हैं उनसे कुछ अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। यानी इनकी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ना होके डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऐसा क्यों होता है इसकी व्याख्या करने में असफल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कॉपर के वर्गाकार समतलीय संकुलों का स्थायित्व। कॉपर सेकंड का जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है, यदि हम एग्जांपल देखें, आप देखें तो टेट्रासाइनोकॉपरेट जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिखाया गया है। कॉपर आयन Cu+2 3D9, जिसमें आप देखें कि 3D जो कक्षक है उसमें 4 में इलेक्ट्रॉन युग्म यानी एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित होता है और एक 3D कक्षक में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। साइनाइड आयन की उपस्थिति में ये विन्यास किस प्रकार से होता है कि ये जो D कक्षक का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके
हायर एनर्जी लेवल का जो पी कक्षक है वहाँ पर जंप कर जाता है। कई किताबों में आपको 5s में भी ये दिखा हुआ मिलेगा। और DSP2 संकरण इसमें पाया जाता है। तो DSP2 संकरण में एक डी कक्षक 3D का, एक 4s और 4p के 2 कक्षक संकरण में भाग लेते हैं और 4 DSP2 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, और जो कि साइनाइड आयन यानी जो लिगेंड है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के एक स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं। अब इसके स्थायित्व को समझने के लिए, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये तो कहता है कि ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है कॉपर का, ये अत्यधिक स्थायी होता है, यानी सारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जो कॉपर के जो कॉम्प्लेक्स है वो पूर्णतः स्थायी होता है, यानी कि कॉपर के जो सभी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो समान रूप से नाभिक के साथ दृढ़ता से बंधे होते हैं। बावजूद इसके जो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है, 4p कक्षक में। अब इसके स्थायित्व को समझने के लिए हमें यहाँ कोबाल्ट के सेकंड और थर्ड कॉम्प्लेक्स को भी पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना आवश्यक है कि इस प्रकार के जब कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं कि कोबाल्ट सेकंड में जिसमें D7 विन्यास होता है तथा कोबाल्ट थर्ड जिसके अंदर D6 विन्यास होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखें, कोबाल्ट सेकंड में जो D2sp3 संकरण उसके अंदर पाया जाता है, तो कोबाल्ट सेकंड में जो D7 विन्यास पाया जाता है। तो 3D में आप देख रहे हैं इस शीट पर, जैसे सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि 3D के 2 कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, जबकि 3 3D कक्षकों में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो जब D2sp3 संकरण जब उसके लिए जब 2D कक्षकों की उपलब्धता होती है तो 6 इलेक्ट्रॉनों की वहाँ पर कपलिंग हो जाती है और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4D कक्षक में जंप करके चला जाता है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कोबाल्ट और कॉपर के मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को, तो यहाँ हम देखते हैं कि कोबाल्ट जो सेकंड है उसका एक इलेक्ट्रॉन जो 4D कक्षक में चला जाता है, ये उसके नाभिक के द्वारा कम आकर्षण बल महसूस करता है तथा कम आकर्षण बल महसूस करने के कारण ये कॉम्प्लेक्स अस्थायी हो जाता है, और जो कोबाल्ट जो सेकंड है वो बहुत ही आसानी से कोबाल्ट थर्ड में ऑक्सीकृत हो जाता है। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें कि कॉपर में भी ये आपने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है 3D कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 4p कक्षक में चला जाता है, और VBT ये कहता है कि ये अत्यधिक स्थायी है और जो कॉपर के जो नाभिक है उससे इलेक्ट्रॉन्स दृढ़ता से बंधे होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स स्थायी होता है। दूसरी तरफ जब कोबाल्ट की स्टडी की जाती है तो वहाँ पर ये देखते हैं कि जो कोबाल्ट सेकंड का एक इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में जो जंप करता है वो आकर्षण बल महसूस नहीं करता और कोबाल्ट सेकंड बहुत ही जल्द कोबाल्ट थर्ड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो कॉपर के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को अगर कोबाल्ट से हम कंपेयर करते हैं तो VBT ये बताने में असफल रहा है कि एक प्रकार का जो मेटल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर वही अपर एनर्जी लेवल पे गया हुआ इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के द्वारा दृढ़ता से बंधा रहता है, जबकि दूसरी तरफ वही स्थिति अगर कोबाल्ट में हम पढ़ते हैं तो वो दृढ़ता से बंधा हुआ नहीं होता नाभिक के साथ, और वो बहुत जल्द कोबाल्ट सेकंड से कोबाल्ट थर्ड में वो ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ VBT की अपनी एक लिमिटेशन है। इस पर ऐसा क्यों होता है इसके पर अपनी कोई व्याख्या नहीं देता है।
और अंतिम इसका पॉइंट आ जाता है, वो है धातु कक्षकों को अत्यधिक महत्व। जैसे कि हम अभी तक स्टडी में पढ़ते आए हैं कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो क्या कहती है कि इस सिद्धांत के अनुसार मेटल कॉम्प्लेक्सेस के निर्माण में धातु आयनों से संबंध घटकों, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके संकरण के लिए धातु परमाणु कक्षकों की उपलब्धता पर तो विशेष ध्यान दिया जाता है तथा सभी लिगेंड्स को उनकी प्रकृति ध्यान में ना रखकर मात्र इलेक्ट्रॉन युग्मदाता के रूप में ही देखा जाता है। यानी ये जो पूरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये केवल सेंट्रल मेटल आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तथा संकरण के लिए उनके परमाणु कक्षकों की उपलब्धता के बारे में तो अपनी बात कहता है, लिगैंड को केवल एक इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में ही देखता है। इसके अलावा उनकी अन्य प्रकृति पर कोई अपनी व्याख्या नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की इस क्लास के साथ हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो सीमाएं हैं उन पे एक एक बिंदुवार बहुत अच्छे से हमने उसको डिस्कस किया है। आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम फिर इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।